Hello everyone, welcome in e-शिक्षा. Let's start our mission at JRF June 2021. पेपर 2 कवर कर रहे हैं हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट. यूनिट 1 हमारा कवर हो चुका है और अगर आपने अभी तक सारी वीडियोस नहीं देखी है, मुझे लगता है 32 प्लस वीडियोस होंगे यूनिट 1 के फिलॉसफी के, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके उसे देख सकते हैं. काफ़ी मुझे लगता है बहुत मेहनत से मैंने उन्हें बनाया है, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है. यूनिट 2 को मैंने स्किप कर दिया है अभी और मैं यूनिट 3 स्टार्ट मैंने किया है. एक लेक्चर ले चुकी हूँ, आज हमारी दूसरी क्लास होगी. ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने अदर फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं. क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे. मैं आपको बता दूं कि ये जर्नी जो मैंने स्टार्ट की थी वो बेसिकली नेट जेआरएफ पर्पस के लिए की थी, मिशन नेट जेआरएफ. लेकिन अभी आप जानते हो कि इतने ही दिनों में जीडीसी का आपको अप्लाई करने को मिला, जीआईसी, पीजीटी और साथ में यूपी HESC, है ना. ये इतनी चीज़ें आपको फॉर्म फिल करने को मिली. तो जो लोग जीडीसी की प्रिपरेशन जीआईसी, पीजीटी और यूपी HESC की कर रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट है उनका, तो ये सारे लेक्चर उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत कुछ लेक्चर्स को छोड़ दें आप, कुछ पार्ट्स को छोड़ दें इसमें के, बाकी सारे आपके यहाँ से आने वाले हैं, तो आप इसके लिए भी पढ़ सकते हो. ठीक है, तो आइए मूव करते हैं. कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, और मैं आपको बता दूं इससे क्वेश्चन आता है. प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत. अब कुछ प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं और कई प्रिंसिपल लिखे आ जाते हैं और पूछा जाता है कि ये ग्रोथ का प्रिंसिपल है या नहीं, ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है या नहीं, या फिर कोई प्रिंसिपल लिखा रहता है, पूछा जाता है मैच करने को कि इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है, इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है, ऐसा. बट ऐसा क्वेश्चन कम आया है, ज़्यादातर यही पूछा गया है कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है या नहीं, है ना. तो आइए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल है जो आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी. मैं आपको बता दूं एक चीज और, यूनिट 3 को मैं 9, 10, 11 और 12 इन 4 दिनों में पूरा आपका कवर कर दूंगी, और जितना पढ़ाऊंगी उतने से ही आपका क्वेश्चन आने वाला है और कहीं से आएगा नहीं. ठीक है, तो इन ध्यान से पढ़िए. इन 4 दिनों में मैं इसे कवर कर देने वाली हूँ. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब है निरंतरता का सिद्धांत. निरंतरता का सिद्धांत. अब इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली यही पूछा जाता है ये सिद्धांत है या नहीं, और अगर अंदर थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए. इसका मतलब है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो आपका वृद्धि और विकास है, इसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो निरंतर चलता है, यानी कि कंटिन्यूटी बनी रहती है. ये होता है कि आपका जब प्रारंभिक साल रहते हैं, स्टार्टिंग के ईयर्स में क्या होता है, आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है ना. वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे आते आते ये कम हो जाती है. कम ज़्यादा तीव्र मंद आप कह सकते हो कि हो सकती है, बट ये कंटिन्यूटी निरंतरता बनी रहती है. आप ये नहीं कह, अनवरत जिसे कहते हैं, अनवरत चलता है ये.
रुकता नहीं है ना। हो सकता है बहुत थोड़ा सा ग्रोथ हो सकता है कि एक महीने में आपका ग्रोथ 500 ग्राम से भी कम हो सकता है 10 ग्राम ही आपका वृद्धि हो आपके वेट में, बट होता है ना। या हो सकता है 10 ग्राम कम भी हो जाए। हाइट आपकी, आप जानते हो कि एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है। नाखून आपके बढ़ते ही बढ़ते हैं, हेयर आपके बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो ये निरंतरता बनी रहती है। आपका विकास, आपका मानसिक विज्ञान, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सब कुछ होता रहता है, निरंतरता बनी रहती है। बस जो स्पीड है, गति है, वो कभी मंद और कभी तीव्र हो जाती है। ठीक है। और आप कह सकते हो कि कोई इस बेसिस पे आप कह सकते हो, क्वेश्चन बन सकता है कि क्या व्यक्ति में आकस्मिक परिवर्तन होता है? तो नहीं। आप कह दो कि ये पर्सन है, ये अगले दिन आप सो के उठोगे, अभी 2 फीट का है, अगले दिन 4 फीट का नहीं हो जाएगा या 3 फीट का नहीं हो जाएगा, है ना। या आप कह दो 2.5 फीट का भी नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अचानक से परिवर्तन नहीं होता है, आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला आप आई थिंक समझ गए होगे अच्छे से। दूसरे पे मूव करते हैं। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। है ना। हिंदी में इसे कहेंगे विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। और इसे एक चीज और कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी हिंदी में इसे कहेंगे व्यक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है। एक चीज और कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। कुछ बुक्स में ये अलग अलग दिए हुए हैं, है ना। ये 3 तरह के सिद्धांत बता दिए हैं, बट ये तीनों एक है। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने लगभग तीन बुक से, अच्छे बुक से देख लिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीनों एक ही चीज है। अब इसका मतलब क्या होता है कि दो व्यक्तियों के बीच, है ना, दो व्यक्तियों के बीच जो आप कह सकते हो विकास की गति एवं दिशा होती है, वो भिन्न भिन्न होती है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दो बच्चे हैं साथ में जन्म ले रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि एक साल में इन दोनों का वेट सेम हो, या हाइट सेम हो, या मेंटल लेवल सेम हो, या कॉग्निशन सेम हो। नहीं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, और हर व्यक्ति यूनिक तरीके से क्या होता है, डेवलप होता है। क्योंकि इनमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, वैयक्तिक भिन्नता। तो ये है आपकी वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। आइए हम 3rd नंबर पे आ जाते हैं। 3rd नंबर पे है आपका ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है ना, तो बोर मत होइएगा। आई डोंट थिंक सो कि आप बोर होते होंगे, पर क्योंकि आप सभी पढ़ने वाले बच्चे हो, है ना। एजुकेशन सब्जेक्ट से हो आप, और किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें तो इवन अगर आप टेट और सीटेट देना है तो इसका भी क्वेश्चन आता है।
है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस, इसे कहते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक है, इसका मतलब होता है जो विकास क्रम होता है, विकास क्रम होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है, क्रम में होता है, हायरार्की होती है, क्रम से ही आपका विकास होता है। चाहे वो आपका गामक हो, मोटर डेवलपमेंट, या आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, किसी भी तरह का डेवलपमेंट अगर हो रहा है, आपका फिजिकल भी कह दो, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो इसका एक सीक्वेंस होता है, निश्चित क्रम होता है। ठीक है, तो आपके शर्ले थे, कुछ लोगों ने, इनका नाम कहीं आने वाला नहीं है, मैंने सोचा बताऊंगी नहीं, बट एक बार बता दे रही हूँ। शर्ले, शर्ले गैसेल पियाजे, इन लोगों ने इस चीज को सिद्ध कर दिया था, है ना, इस चीज को सिद्ध कर दिया था। इनका नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक मुझे ये चीज एग्जैक्टली पता नहीं थी, मैंने बुक से ही इसे पढ़ा है कि एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा 32 से 36 महीने का है, 32 से 36 कितना हो गया, लगभग 3 साल, है ना। तो 32 से 36, सॉरी फॉर लिटिल डिस्टर्बेंस, अगर कोई बच्चा 32 से 36 साल का है तो कहा जाता है कि वो जो सर्कल है, वृत्त होता है, उसको उल्टा बनाता है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और अगर कोई बच्चा 60 महीने का है, ये 3 साल हो गए लगभग, ये 5 साल हो गए, अगर 60 महीने का है तो वो वृत्त को यानी सर्कल को सीधा क्लॉकवाइज बनाएगा। फिर लिखा था कि अगर कोई बच्चा 72 महीने का है, 72 महीने का है, तो वो फिर से एंटी क्लॉकवाइज बनाता है। ये एक क्रम है जो आपके शर्ले गैसेल पियाजे एमएस वगैरह ने दिया है कि ऐसा ही होता है। इसी प्रकार बच्चा जो है जन्म के समय पैदा होता है तो क्या करता है, सिर्फ क्राई क्राई क्राई, रोता है ना। और रोने के बाद कुछ महीने बाद, एटलीस्ट मुझे लगता है 3 महीने बाद, 3 महीने बाद वो क्या करता है, गले से आवाज निकालता है। अगर आपके घर बच्चे होंगे तो आपने सुना होगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, गले से कुछ आवाज निकालता है, जैसे हम गलारा वगैरह करते हैं तो आवाज निकालते हैं, उस टाइप की आवाज वो निकालता है। और 6 मंथ का होता है तो बहुत ही बहुत आप कह सकते हो बहुत अच्छी सी आवाज निकालता है, आनंद की ध्वनि आप कह सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, वैसी ध्वनि निकालता है। फिर 7 महीने का होता है तो पा बा माँ पता नहीं क्या क्या बोलता है ना। और इस तरह से बड़ा होके शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग, वो अक्षर का प्रयोग धीरे धीरे करना लगता है। तो ये बताया है कि सीक्वेंस में ये सब चीजें होती हैं। सीक्वेंस में और भी डिटेल में है, मैं बता दूं आपको कि जीरो समझ लीजिए तो कॉन्सेप्शन होता है, एक जीरो, अब एक बच्चा बन रहा है, कॉन्सेप्शन यानी गर्भाधान हुआ, गर्भाधान के बाद अब 1 सप्ताह का हो गया, 1 वीक का हो गया, तो उसकी भ्रूणावस्था होती है ना, मतलब वो वॉम्ब में बनने लगता है, भ्रूण के रूप में आ जाता है। उसके बाद जब 8 हफ्ते होते हैं तो ये आ जाती है, आपकी कहलाती है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी पीरियड है आपका ये। और जब 10 हफ्ते हो जाते हैं, ये पेट के अंदर की बात है, माँ के गर्भ की बात है ना, वोम्ब की बात है, वोम्ब में ये सब हो रहा है। 10 हफ्ते का होता है तो उसका जो धड़ होता है, धड़ है ना, शरीर जो है उसका विस्तार होने लगता है। 14 हफ्ते का होता है, 14 सप्ताह का होता है तो निगलना छींकना ये स्टार्ट होता है।
फिर 16 मंथ वीक्स का होता है तो सांस लेने से पूर की गतिविधियां होने लगती हैं। 18 वीक्स का होता है तो मुट्ठी बंद करने लगता है। 20 वीक्स का होता है तो गर्दन अपनी हिलाने लगता है। 24 वीक्स का होता है तो शारीरिक व रासायनिक नियंत्रण होने लगते हैं। फिर आपका क्या होता है, जब बच्चा बाहर आ जाता है तो 4 सप्ताह का जब होता है, ये आ गया इस दुनिया में, है ना। चार सप्ताह का होने पे उसकी आइज पे उसका नियंत्रण होने लगता है। इसी तरह 16 वीक्स का होने पे सिर का संतुलन होता है। इस तरीके से आपका 5 साल तक का है, उसको जानने की आपकी कोई जरूरत नहीं, बस आपको ये जानना है कि सीक्वेंस में सब कुछ होता है, क्रम में होता है ना। कुछ पहली सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने के लिए बीच में 2, 3, 4, 5 सीढ़ियां हैं, तो 1 से 5 पे नहीं पहुंच जाता या 1 से 4 पे नहीं पहुंच जाता, क्रम से वो चलता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसी में आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, उस चीज का मुझे लगता है आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसी क्रम में कुछ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जन्म से पूर्व, यानी कि जब आपकी अवस्था होती है प्रीनेटल लाइफ यानी कॉन्सेप्शन, जब बच्चा स्त्री के वंब में आता है ना, तो शारीरिक वृद्धि जो होती है बच्चे की, जब पेट में बच्चा बन रहा होता है उसकी शारीरिक वृद्धि होती है, तो कैसी होती है, तो अधोगति होती है, अधोगति। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है एक बार टेट में भी पूछा गया था, है ना। तो अधोगति, अधोगति का मतलब होता है हेड टू फूट, हेड टू फूट, यानी सिर से आपकी वृद्धि स्टार्ट होती है पैरों तक, समझ के, प्रीनेटल लाइफ में, यानी इसे कहते हैं जन्म पूर्व जीवन। अब एक चीज है मैं आपको बता दूं, ये 2 चीज बहुत बार पूछा गया है आपके नेट में भी, आपको मैंने ये जीडीसी में भी क्वेश्चन आपका देखा और मैंने ये क्वेश्चन आपका जीआईसी में देखा था, और बाकी में आया होगा, इतना एनालिसिस मैंने अभी क्वेश्चन का नहीं किया है सारे पेपर्स का, बट ये 2-3 जगह मैंने ये देखा है आपका, ये है आपका सेफालोकॉडल सीक्वेंस, सेफालोकॉडल सीक्वेंस, इससे हिंदी में कहते हैं मस्तकोद्मुखी क्रम। इसमें पूछा गया था 2 चीज होती हैं, ठीक है, तो पूछा गया था इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, ये मैं नहीं क्लियर हूँ कि कैसा क्वेश्चन आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा, आ सकता है। तो मस्तकोद्मुखी सेफालोकॉडल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र बनता है, डेवलप होता, बनता भी है और डेवलप भी, विकास भी होता है, पेट में भी ऐसा होगा, पेट के बाहर जब बच्चा आएगा तो विकास भी इसी आधार पर होगा, जब इस आधार पे होगा जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, तो इसका मतलब है वो है सेफालोकॉडल सीक्वेंस। तो हेड रीजन यानी कि मस्तिष्क क्षेत्र का, फिर आपका आ गया ट्रंक रीजन जिसे कहते हैं धड़ क्षेत्र, और सबसे अंत में आपका आता है लेग रीजन यानी कि पैर क्षेत्र। तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से
जब विकास होता है इस क्रम में विभिन्न अंगों का, तब इसे कहते हैं सेफालोकॉडल सीक्वेंस, मस्तकोद्मुखी क्रम। ठीक है, और अब दूसरा है, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो मैं आपको भी बता रही हूँ। प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी जिसे कहते हैं समीप्यता की प्रवृत्ति। समझ गए? अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास होता है वो होता है फ्रॉम नियर टू डिस्टेंट। फ्रॉम नियर टू डिस्टेंट। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को बताती हूँ, क्वेश्चन नहीं गलत करिएगा आप लोग, इतना याद रखिएगा। इतना सर्च करके इतनी बुक्स को पढ़ के अगर मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ये सब चीजें, तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आने तो हैं, इतना जान लीजिए। फ्रॉम नियर टू डिस्टेंट इसका मतलब होता है निकट से दूर की ओर। निकट से दूर की ओर का ये सिद्धांत है। इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना होती है। केंद्र, सेंटर में स्थित अंगों की रचना होती है और इन्हीं का पहले नियंत्रण होता है। उसके बाद केंद्र से दूर जो अंग होते हैं उनकी रचना व नियंत्रण होता है। और यही कारण है कि बालक पहले क्या करता है, हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा बाद में अंगुलियों के संचालन में फिर वो निपुण होता है। समझ गए? ये हो गया आप लोगों का। तो आगे मूव करते हैं। थर्ड नंबर हो गया आपका। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ नंबर को। दिशा वाला हो गया, एकीकरण का सिद्धांत था। सो जा बेटा, बाबू सो जा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बालक क्या करता है, पहले संपूर्ण अंगों को चलाता है। जैसे कि आपका बालक है, छोटा सा बाबू है ना। अब ये छोटा सा बाबू क्या करता है, अभी एक साथ हाथ भी चलाएगा, पैर भी चलाएगा, सर भी चलाएगा, एक साथ सारे पूरी बॉडी को चलाता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, उसके बाद धीरे धीरे एकीकरण करना सीखता है, इंटीग्रेशन करना सीखता है ना। छोटा बच्चा क्या करता है, वो हाथ भी पटकता है, पैर भी पटकता है, सर भी इधर उधर करता है, आँख से भी देखता है। और आप समझते हो, क्या समझते हो कि बच्चा बहुत खुश होकर कूद रहा है, जंप कर रहा है, क्योंकि अभी ये एकीकरण नहीं कर पा रहा है अपने अंगों पे, है ना। इसलिए ये सारी चीजों को मूव करता है। बाद में धीरे धीरे वो क्या करने लगता है, इंटीग्रेशन करने लगता है। पहले ये पूरा हाथ है इसका, ये पूरे हाथ को क्या करेगा, पूरे हाथ को, पूरा हाथ हिलाएगा, है ना। पूरे हाथ हिलाएगा, फिर धीरे धीरे अंगुलियों को, फिंगर्स को अलग अलग से चलाना सीख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर एक साथ जिस चीज का यूज करना होगा, एकीकरण, उनका इंटीग्रेशन करना वो सीख जाता है। ये समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल्स के नाम जरूर याद रखिएगा, है ना, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध किसका, इंटर रिलेशन किसका। तो इस सिद्धांत के अनुसार, प्लीज गिव मी अ सेकेंड।
सो जाओ प्लीज, सोते नहीं तुम। इंटर रिलेशन किसका परस्पर संबंध करना है इसमें? वो परस्पर संबंध आपका है कि जो फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव विकास जो होता है ना, उसके डायमेंशंस होते हैं, पक्ष होते हैं, पहलू होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं। मैं देखूंगी, अगर वो पढ़ाना होगा तो मैं पढ़ाऊंगी, बट अभी आप समझ लो कि बहुत ढेर सारे पहलू होते हैं आपके विकास के, डायमेंशंस होते हैं। तो उसमें आपका फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, जो आपका इसे कहते हैं, फिजिकल को क्या कहेंगे, शारीरिक, मानसिक, और जो आपका संवेगात्मक विकास होता है, ये सब पहलू होते हैं, वो परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब एक बच्चा, जब इसके शरीर का विकास होता है, ये शरीर का इसका वृद्धि विकास होता है, पूरे शरीर की इसकी विकास हो गई, जो वृद्धि के कारण इसका शरीर का विकास हुआ, तब इसका मस्तिष्क भी विकसित होता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, कॉग्निशन इसका डेवलप होता है ना, संवेग इसका डेवलप होता है। सारी चीजें एक साथ संबंधित हैं। अगर किसी व्यक्ति का फिजिकल, यानी कि आप देखते हो कि कुछ बच्चे फिजिकल रूप में उनकी वृद्धि नहीं हो पाई है, तो वो मेंटली भी क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। कॉग्निशन, उनका जो संवेगात्मक पहलू है, वो भी बेकार होता है, कमजोर होता है। ठीक है, तो ये परस्पर क्या है, संबंधित है। फिर है आपका, ये सब लिखते रहिएगा बेटा, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट किया था आपके हरलॉक ने स्पष्ट करते हुए, क्लियर करते हुए, हरलॉक clarified this principle by saying that कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। इसका मतलब है कि अगर कोई मनुष्य जाति में पैदा हुआ है, ह्यूमन है, और आपका कोई मंकी है, अब मैं यहाँ मंकी बना नहीं पाऊंगी, ऐसे बता दे रही हूँ, कोई ये मंकी है, तो क्या होता है, ये मंकी की तरह इसका विकास होगा, है ना, मंकी लोंकी जैसे जैसे विकास होता रहा होगा, उस तरह इसका विकास होगा। ह्यूमन के बच्चे एक तरीके से विकसित होते हैं, तो ये विकास का समान प्रतिमान होता है। ऐसा नहीं है, संसार में जितने भी ह्यूमन होंगे, है ना, वो जब पैदा होते होंगे तो सबसे पहले रोते ही होंगे, क्राई करते होंगे, धीरे धीरे उनको अक्षर, शब्द और कहाँ तक, वाक्यों तक पहुंचते होंगे। इसी प्रकार आपके एनिमल्स भी ऐसे होते हैं, जिस तरह से एक एनिमल का विकास हुआ रहता है, उसी तरीके से दूसरे एनिमल का भी क्या होता है, समान प्रतिमान में ये विकसित होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप मुझे बस एक मैसेज के थ्रू बता दिया कीजिए कि ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आता। अब है प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स यानी कि सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, पहले सामान्य चीजें करता है, उसके बाद स्पेसिफिक चीजें करता है। कोई नवजात शिशु है ना, छोटा सा क्या है, बेबी है, बच्चा है, तो शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पहले क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया था, पूरे शरीर को हिलाता डुलाता है। उसके बाद किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को समान रूप से फिर चला पाता है। सबसे पहले क्या बोलेगा ये बच्चा,
सभी को बोलेगा पापा 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 पापा, जितने लोग दिखेंगे सब पापा, जनरल चीजें करेगा। उसके बाद फिर वो कुछ समय के बाद स्पेसिफिक चीज करेगा, अपने पापा को ही सिर्फ पापा कहेगा। क्लियर हो गया? अब है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ interaction of heredity and environment। इसका मतलब है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें बताया गया है कि जो बालक का विकास होता है सिर्फ वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी का रीजन नहीं होता है, और ना ही सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट का कारण होता है। दोनों की अंतर या इंटरैक्शन के फलस्वरूप एक बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी बाय योर मैसेजेस, एंड इफ देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी। ओके, तो अभी ये कंप्लीट होता है। आपका ये लेक्चर